गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है सभी का लेक्चर नंबर 6 में, सीए फाउंडेशन रेगुलर बैच में। मेरा नाम है अंशुल अग्रवाल और जैसे कि कल हम लोगों ने फरमाइश की थी, आज है मेरे हाथ में ये कचौरा फ्रॉम चुन्नीलाल, नसीराबाद, राजस्थान। देखो भैया, यही चीज होती है जब आपकी वाइफ जो है वो स्पाइडर वुमेन होती है और आपकी वाइफ की इतनी ऊपर तक पहुंच होती है कि आप किसी चीज की दुआ मांगो और देखो आपके सामने वो चीज हासिल हो जाती है ना। दैट्स अमेजिंग। कल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया चुन्नीलाल का कचौरा, चवन्नीलाल के कचौरे के बारे में। और देखिए, मैम ने जादी की छड़ी घुमाई, अपने दोस्त को फोन लगाया और आज सुबह कचौरा यहाँ पर इंदौर में। ये एक कचौरा है तो एंटायर सर्कल इज कटेड इनटू हाफ और उसको फोल्ड करके भेजते हैं। तकरीबन कितने 650 ग्राम का ना 650 ग्राम का एक कचौरा है, अप्रोक्सीमेटली 170 रुपये, राइट। 260 रुपए का एक कचौरा है। सो एक आदमी एक कचौरा पूरा नहीं खा सकता, मतलब ये खाने के लिए 4 से 5 लोग चाहिए। बट इट इज़ सो वेरी मच यमी। यार मैं कितना मिस कर रहा हूँ आप लोगों को। काश आप लोग होते थे, मैं आप लोगों को कचौरा खिलाता था। आई रियली फील सो सैड फॉर यू गाइज। संस्कृति, सिद्धेश, मुसादिक, योगिता, प्रोक्ष, जया, सृष्टि, मानवेशा, मुसादिक, अंशिका, एसडी, जितेश, मनीषा, श्रुति, आयुषी, प्रेमलाल, एसडी, खुशबू, सुहर्ष, योगिता, रंजीत, मोनालिशा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आयुषी कह रही है ठीक है सर, हम आपको और एक भिजवा देंगे। ओहो आयुषी कोटकर, धन्यवाद सो मच। मंडल आपले आभारी आहे, जय महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच। कितना बड़ा दिल है आयुषी आपका, कितना बड़ा दिल है। पलक जैन, जय जिनेन्द्र। माहौल बन चुका है क्लास का। संध्या तिवारी, संध्या कह रही है गुड इवनिंग तास। अरे संध्या, आपका नाम संध्या है बट अभी थोड़ी संध्या है, अभी मॉर्निंग छे, मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ताज बोलो संध्या, गुड मॉर्निंग, इवनिंग नदी संध्या। सृष्टि सेठी, गुड मॉर्निंग। चलो, जुकाम से हैरान परेशान, तैयार हैं आज आक्रमण करने के लिए। सो भाइयों बहनों, देवियों, सज्जनों, हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने कल की क्लास में जर्नल एंट्रीज देखी है, सारी चीज़ें समझ में आई है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको करवाई। लंका कंप्यूटर्स के बुक में 2 जर्नल एंट्री और हमने एक इंपॉर्टेंट टर्म समझा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वेंट्री, गुड्स और स्टॉक, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म एसेट। इन्वेंट्री का मतलब जो हम खरीदते हैं, जो आगे बेचना है। जैसे कि चवन्नीलाल जी ने कचौरा बनाने के लिए जो सामग्री खरीदी, वो सामग्री उनकी क्या है? इन्वेंटरी। क्या है? इन्वेंटरी। लेकिन उसके बाद में चवन्नीलाल जी ने इस कचौरे को तलने के लिए जो कढ़ाई ली है, उसको बेचने के लिए जो दुकान ली है वो सारी चीज़ क्या है? वो है उनकी एसेट। सर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। किसने बोला ऐसे कर्म करने के लिए तेरे को मुन्ना? अबे ऐड होना है, लिंक को क्लिक कर, रिव्यू आएगा। अभी तक कोई रिव्यू पेंडिंग नहीं है। जितने लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी थी सब जने ऐड हो चुके हैं मुन्ना, है ना। और बाकी तो देखो भैया, जिसके जैसे कर्म। बहुत बढ़िया, चले आगे। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग हमारा आज का डिस्कशन आगे लेकर चलते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। आज हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट करना है और हमें मूव करना है कैश बुक पे। तो कॉन्वर्सेशन को लेकर चलते हैं आगे, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म अकाउंटिंग? लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन। दोस्तों, पढ़ाई करने के लिए क्या जरूरी है? आपके रजिस्टर्स कंप्लीट होना, आपकी बुक्स कंप्लीट होना। सपोज कीजिए आपके एग्जाम का समय आ गया है और आपको पता चला कि अभी तक आपकी बुक्स ही कंप्लीटेड नहीं है। तो सवाल यहाँ पर होगा कि आप पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे? हाउ विल यू डू, हाउ विल यू मैनेज? एवरीथिंग विल बिकम सो वेरी मच डिफिकल्ट। तो बुक कीपिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस कंसर्न्ड विद रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस। जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शंस होते हैं, जो भी बिजनेस में इवेंट्स होते हैं, उन ट्रांजेक्शंस और इवेंट्स की रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग करना मतलब जैसे ही वो ट्रांजेक्शन होता है, जैसे ही वो इवेंट होता है, उसको कहीं तो रिकॉर्ड करना, कहीं तो लिखना, उसको टेक्निकली कहते हैं क्या? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज जस्ट कंसर्न्ड विद कैप्चरिंग दैट ट्रांजेक्शन, कैप्चरिंग दैट डेटा। अकाउंटिंग पता है क्या है? अकाउंटिंग उस डेटा से इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। तो बचपन में आपने एक कंप्यूटर के लेक्चर में एक ये वाला डायग्राम देखा होगा। क्या है सर? डेटा। डेटा पे करते हैं प्रोसेसिंग और फिर आपको क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन, है ना।
डेटा प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो अगर मेरे पास डेटा नहीं होगा तो क्या मैं इंफॉर्मेशन निकाल पाऊंगा? द आंसर इज नो। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जनरेट करने के लिए क्या जरूरी है? डेटा होना जरूरी है। फिर वो डेटा पे प्रोसेसिंग करेंगे तब जाकर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकलेगी। जैसे कि सुबह सुबह स्कूल चले हम, जब हम स्कूल में जाते हैं सभी जने अपने कंधे पे बैग लटकाकर, कुछ लोग ऐसी मरियल हालत में, ए भगवान मैं कहाँ पे आ गया। कुछ लोग बड़ी खुशी से आते हैं स्कूल, जैसे उसको घर पे अच्छा रहना अच्छा ही नहीं लगता, उसको सिर्फ स्कूल में रहना अच्छा लगता है ना, क्योंकि घर पे इज्जत नहीं मिलती, स्कूल में बहुत इज्जत मिलती है ऐसे टॉपर टाइप के बच्चों को। कुछ बच्चे मजबूरी में, कुछ हंस के, कुछ रो के जब स्कूल पहुंचते हैं। हम सब लोग हैं डेटा, हमारी कोई पहचान नहीं है, हम किसी एक स्टैंडर्ड के, सेक्शन के, क्लास के नहीं है। लेकिन जब हम असेंबली की लाइन में खड़े होते हैं ना, क्लास के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, तो हम एक अरेंजमेंट में खड़े होते हैं, हमारी एक पहचान होती है। और फिर वहां पे इंफॉर्मेशन निकलती है कि अच्छा, प्रिंसिपल वहां पे ऊपर स्टेज पे खड़े खड़े देखता है, अच्छा आज स्टैंडर्ड 10C की लाइन छोटी लग रही है, मतलब स्टैंडर्ड 10C में बच्चों की अटेंडेंस कम है। फिर बराबर प्रिंसिपल 10C के क्लास टीचर को बुला के पूछते हैं, क्यों बच्चे किधर गए, हिरोशिमा नागासाकी को गए क्या? समझ रहे? तो ये एनालिसिस की बात है। आप देखेंगे बुक कीपिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है उसको कहीं तो रिकॉर्ड करना होता है। AICPA की डेफिनेशन क्या देखिए? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। सबसे पहले रिकॉर्ड करना। तो बुक कीपिंग जो है, इट इज अ प्रोसेस कंसर्न विद रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस फॉर अकाउंटिंग। मेरे दोस्त, अगर बुक कीपिंग नहीं होगी तो अकाउंटिंग कैसे करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ दिस। मैनेजरियल डिसीजंस कैन नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग। काहे? बिकॉज बुक कीपिंग इज जस्ट कंसर्न विद कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा कलेक्ट करना है। There are no subfields of bookkeeping and financial position cannot be ascertained on the basis of bookkeeping. Now what is accounting? It is a process concerned with summarizing of recorded transaction. आपने जो बुक कीपिंग में डेटा कैप्चर किया है, बुक कीपिंग की प्रोसेस में जो आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है, उन ट्रांजैक्शंस के ऊपर आप कोई फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो फंक्शन को परफॉर्म करके आप उसको समराइज करते हैं। अकाउंटिंग इज कंसिडर्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस. Financial statements are prepared in the process on the basis of bookkeeping records. Management can take decisions on the basis of reports generated by accounting. Accounting की 5 सब फील्ड्स होती है, हमने देखी ना, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी असर्टेन ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ठीक है। नाउ हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम किसके लिए बनाते हैं? भाई देखो, सिंपल सी चीज़ है। एक ऐसा सवाल जिससे आई एम श्योर आप लोग भी बड़े परेशान होंगे, मैं भी बड़ा परेशान हूँ, इस दुनिया का हर एक इंसान परेशान है। जब सुबह सुबह आपको घर में सवाल पूछा जाए, अजी सुनते हो आज खाने में क्या खाओगे, मेरे को बताओ, मैं सब्जी क्या बनाऊं। सबसे बेहुदा सवाल, सबसे इरिटेटिंग क्वेश्चन है। सही बोल रहा हूं मैं? मतलब रेस्टोरेंट में कितना बढ़िया होता है, मस्त जाओ, ऐसा मेन्यू कार्ड दिखता है, मेन्यू कार्ड में ऐसी लिस्ट होती है, लिस्ट में से सेलेक्ट करो, आप वो आइटम ऑर्डर करो। घर में भी ऐसा मेन्यू कार्ड होना चाहिए, है ना? मेन्यू कार्ड नहीं है पर परेशानी है। अब एक बात बताओ, सपोज आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, मम्मी पापा, आप और आपका भाई बहन, सिबलिंग। ठीक है। आपके घर में कोई भी बैंगन नहीं खाता, बैंगन, ब्रिंजल, एग प्लांट, जो भी आप कहें। विल योर मदर स्टिल प्रिपेयर बैंगन? अगर घर में कोई नहीं खाता है तो भी क्या मम्मी बैंगन बनाएगी? गिव मी आंसर, यस और नो। प्रेमलाल, प्रेम भाई, आंसर देवो नहीं। आपके घर में कोई बैंगन नहीं खाता तो मम्मी बैंगन बनाएगी? आंसर है नहीं। प्रेमलाल कैसे बोल रहे हैं यस? आंसर है नो। प्रेमलाल, नो। क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि भाई साहब, जब तक वो चीज़ कोई यूज़ करने वाला नहीं है, जब तक वो चीज़ कोई खाने वाला नहीं है, वाई विल समवन प्रिपेयर, वाई विल समवन प्रिपेयर दैट सब्जी, जब घर में कोई वो खाने वाला नहीं है। तो ठीक उसी तरह ये तो सोचो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हम किसके लिए बना रहे हैं? कौन है वो लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हैं? उनको कहते हैं यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूज़र और 2 एक्सटर्नल यूज़र। एक इंटरनल यूज़र और 2 एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र का मतलब क्या होता है? द पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन,
जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होता है, अंदर होता है, जो डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा है। एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला पर्सन, बाहर वाली पार्टी। इंटरनल यूजर कंप्राइजेस ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। अब थोड़ा आप ना दिमाग चलाने की कोशिश करो, आप मुझे आइडियाज दो। हर एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई इंटेंशन होता है। नाउ यू टेल मी, थोड़ा दिमाग चलाओ, सबका दिमाग चलना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से? थिंक अबाउट इट। ओके, डिसीजन मेकिंग वेरी गुड, एफिशिएंसी वेरी गुड, और पॉलिसी मेकिंग मानव वेरी गुड। यार कंपनी का मैनेजमेंट मतलब क्या? वो कंपनी के फ्यूचर डिसीजंस लेना चाहता है। फ्यूचर डिसीजंस लेने के लिए आपके पास पास्ट का डेटा होना जरूरी है कि पिछले साल हमारी कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया, कितना सेल्स था, कितना प्रॉफिट था, कितना लॉस था, कितने एक्सपेंसेस थे। उसके बेसिस पर वो फ्यूचर की प्लानिंग करेगा। समझ में आ रहा है? तो कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्यों कंसिडर करता है? ताकि वो कंपनी के लिए फ्यूचर पॉलिसीज बना सके। बहुत बढ़िया। शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, सोच के देखो, शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी क्या सोचता होगा? शेयर होल्डर कौन है? जिसने अपना पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है। वो ये देखता होगा कि यार क्या ये कंपनी, ध्यान से सुनना, क्या ये कंपनी मुझे ग्रोथ दे रही है या नहीं दे रही है? क्या मुझे डिविडेंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मेरा पैसा ग्रो करेगा या नहीं करेगा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शेयर होल्डर को कंपनी से क्या चाहिए? रिटर्न्स चाहिए। शेयर होल्डर इज एन इन्वेस्टर, ही इज एन इन्वेस्टर। मुझे मेरा पैसा मैंने कंपनी में लगाया है, मुझे मेरे पैसे पे रिटर्न चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी कौन होते हैं? सर इन्होंने थोड़ी कुछ पैसा वैसा लगाया, एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी को कहाँ जरूरत? बिल्कुल जरूरत है। एम्प्लॉइज वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई है कंपनी में। अगर कंपनी बंद हो गई तो वो तो सड़क पे आ जाएंगे। सत्यम कंप्यूटर का केस मैंने आप लोगों को बताया था, याद है दोस्तों अभी भी? नो, प्रेमलाल एंड शुभोजीत, मोर देन इंक्रीज इन सैलरी what they look is their sustainability in a company. Very good, Ganesh Katve, your answer is very perfect. The employees want to know the stability of the company because कंपनी की स्टेबिलिटी के बेसिस पर सस्टेनेबिलिटी होगी। आपने ये टर्म सुना है कि आजकल न्यूज में बहुत कॉमन है ये टर्म? हैव यू हर्ड दिस टर्म इन न्यूज नाउअडेज? न्यूज में, आर्टिकल्स में, गूगल आर्टिकल्स में, कहीं पे टर्म सुना है आप लोगों ने? नहीं? चलो मैं बताता हूं। ले ऑफ का मतलब है नौकरी से निकाले जाना। क्या मतलब होता है? नौकरी से निकाले जाना। और ले ऑफ सबसे ज्यादा कर रहे हैं स्टार्टअप्स, सबसे ज्यादा कर रहे हैं ले ऑफ स्टार्टअप्स। इंडिया में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, पहली बात तो 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स। अब ये लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स क्या करते हैं? जब इनके पास पैसा आता है ना, मास हायरिंग कर लेते हैं। मतलब जितनी लोगों की जरूरत नहीं उससे ज्यादा लोग भर लेते हैं, और फिर बाद में पता है क्या करते हैं? लेटर व्हाट दे डू, जैसे ही उनके बुरे समय आए, पहली फुर्सत में बिना नोटिस पीरियड दिए सब एम्प्लॉइज को निकाल देते, जॉब से निकाल देते, टर्मिनेट करते। उसको टेक्निकली कहा जाता है ले ऑफ करना। क्या कहा जाता है बेटा जी? ले ऑफ करना। एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर दिया जाता है। एक एम्प्लॉय क्या देखता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। एम्प्लॉय सिर्फ स्टेबिलिटी देखता है कि क्या मेरी कंपनी में स्टेबिलिटी है या नहीं है, मैं कैसे करूंगा। चलो सैलरी कम आएगी ज़्यादा आएगी वो एक अलग विषय है, पर ऐसा ना हो कि भाई साहब मुझे पता चले कि भाई ये कंपनी कल बंद होने वाली है। I mean, एक सिंपल सी चीज़ सोचकर देखना दोस्त, क्या हम हमारे खर्चे हमारे इनकम के बेसिस पे प्लान नहीं करते? सोच के देखो। आज अगर मुझे लग रहा है मेरी एक स्टेबल जॉब है तो मेरी अगर एक स्टेबल जॉब है तो क्या मैं जतिन सर की तरह कार नहीं ले सकता हूँ? क्या मैं निशान सर की तरह फॉरेन ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं स्वाति मैम की तरह एक्सपेंसिव चीज़ें नहीं ले सकता हूँ? मैं भी ले सकता था ना, अगर मेरे पास पैसे होते थे तो। कमाऊंगा, मैं एक दिन कमाऊंगा पक्का, बड़ा होकर मैं जरूर इतने पैसे कमाऊंगा, देखना। और उसके लिए मैं खूब मेहनत कर रहा हूं, ट्रस्ट मी, मैं और मेहनत करूंगा। मैं खुद को इस काबिल बनाऊंगा
कि मैं इन लोगों की तरह इतने पैसे कमाऊंगा कि एक दिन मेरी भी ना अपनी खुद की गाड़ी होगी, एक दिन ना मेरा भी ना खुद का अपना बंगला होगा, एक दिन मेरे पास भी ना अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा, इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो होगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। इंसान क्या करता है, अपनी प्रेजेंट इनकम के बेसिस पर अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। हमने एक पुणे के टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कहानी समझी थी, मैंने आपको समझाई थी। अब अगर उसकी एक स्टेबल जॉब है तो वो क्या करेगा, एक कार परचेज करेगा। सपोज 8 लाख रुपए की कार है, तो 3 लाख रुपए खुद के पास से देगा, 5 लाख रुपए का लोन लेगा। 5 लाख रुपए के लोन पे मोटा मोटी 40,000 रुपए उसकी हर महीने इंस्टॉलमेंट आएगी। वो क्या सोचेगा कि जो मेरे को सैलरी मिल रही है उसमें से 40,000 रुपए डिडक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कल चल के ये सैलरी ही नहीं मिली तो क्या करोगे, मेरे को ये जवाब दो। व्हाट इफ कल चल के सैलरी नहीं मिली, अगर कंपनी बंद हो गई, अगर आपकी नौकरी चली गई, तो भाई साहब हाउ विल यू पे इंस्टॉलमेंट्स टू बैंक, है ना। तो एक एम्प्लॉय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों कंसिडर करता है, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी देखना चाहता है ना। एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स मतलब जिसमें अभी तक कंपनी में पैसा लगाया नहीं है, जो कंपनी में पैसा लगाना चाहता है ना, जो कंपनी में अभी भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, उसको क्या कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स कहते हैं। सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स, जो भी सप्लायर्स होते हैं, जो भी क्रेडिटर्स होते हैं, वो क्योंकि वो आपको उधारी में सामान बेच रहे हैं ना। बैंकर्स एंड लेंडर्स, बैंकर्स एंड लेंडर्स क्या है, बैंकर्स आपको लोन दे रहे हैं, तो लोन देने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैंकर ये देखेंगे कि क्या आप वो लोन का रीपेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर आप वो लोन का रीपेमेंट ही नहीं कर पाओगे तो बैंकर आपको कभी भी लोन नहीं देगा। कस्टमर्स, कस्टमर्स पर सर हम भी तो कस्टमर है, हम तो कभी किसी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं मांगते। अब एग्जैक्टली यहाँ पे समझना है, यहाँ दो टाइप का सेल होता है, एक जिसे कहते हैं B2B और दूसरा जिसे कहते हैं B2C। B2B का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस और B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कस्टमर। एक तरीके से होलसेल सेल और रिटेल सेल। होलसेल सेल, बिजनेस टू बिजनेस। तो एक्साइड कंपनी जो है वो टाटा मोटर्स को बैटरी बेचती है ताकि टाटा मोटर्स उन बैटरियों को अपनी कार में लगाए और फिर वो कार आगे कस्टमर को बेचे। तो टाटा मोटर्स सेलिंग कार टू कस्टमर इज B2C। ट्राई टू अंडरस्टैंड, टाटा मोटर्स सेलिंग कार टू कस्टमर्स इज B2C, but Tata Motors is purchasing batteries from Exide Motors या Tata Motors is purchasing tires from MRF Tires. It is a B2B transaction. गवर्नमेंट एजेंसीज ध्यान रखती है, जनरल पब्लिक ध्यान रखती है। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन सब लोगों के लिए अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना सकता हूं? द आंसर इज नो। आई कैन नॉट प्रिपेयर सेपरेट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ऑल ऑफ देम। मैं सबके लिए अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकता हूं, आई कैन नॉट प्रिपेयर। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक ही सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा। मैं ऐसे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा जिसमें इन सब की ज़रूरतें पूरी हो जाए। और उसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले अलग अलग टाइप के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को समझना पड़ेगा। अपने रजिस्टर्स में आएंगे, फ्रेश पेज पर टाइटल डालेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एक चार्ट बनाना है आपको, वो चार्ट अभी आप बनाएंगे। कम ऑन, राइट इट डाउन। मेरे भाई मेरे को अभी पढ़ाने दे मुद्राक,
क्लास के बाद मैं सब कर लूंगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइटिंग वर्क अब रहेगा थोड़ा, है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दो टाइप की बुक्स होती है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर आल्सो नोन एज बुक ऑफ प्राइम एंट्री, क्या कहलाती है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। एंड सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर आल्सो नोन एज बुक ऑफ फाइनल एंट्री। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सेकेंडरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के नीचे 3 ब्रांचेस बनाएंगे आप, यू विल मेक 3 ब्रांचेस। पहली ब्रांच में लिखेंगे कैश बुक, दूसरी ब्रांच में लिखेंगे सब्सिडियरी बुक, और तीसरी ब्रांच में लिखेंगे जर्नल प्रॉपर। पहली ब्रांच में लिखेंगे कैश बुक, दूसरी ब्रांच में लिखेंगे सब्सिडियरी बुक्स, और तीसरी ब्रांच में लिखेंगे जर्नल प्रॉपर। अब सुनो, यहां तक लिखा सभी ने, अभी हुआ नहीं है चार्ट पूरा। अब कैश बुक के नीचे आना है, अब इसके नीचे ब्रांचेस बनेगी। यहां तक हो गया सबका, मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए। अब कैश बुक के नीचे बनाना है। अब ये कैश बुक के नीचे आपने कैश बुक ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके नीचे ये 2 ब्रांचेस बनाएंगे इस तरीके से। आपने कैश बुक ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। सर व्हाट इज जर्नल प्रॉपर? बेटा जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल, जो हम जर्नल एंट्रीज नहीं करते जिस पे, उसको जर्नल प्रॉपर कहते हैं। तो कैश बुक जहां आपने लिखा है वहां पर उसके नीचे 2 ब्रांचेस बनेगी, सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक। प्रियक्षित, भाई साहब अलग नाम है, प्रियक्षित अग्रवाल, नाइस नेम। सिंपल कैश बुक, पेटी कैश बुक। सिंपल कैश बुक के नीचे यू हैव 3 मोर ब्रांचेस। सिंपल कैश बुक के नीचे यू हैव 3 मोर ब्रांचेस। सिंपल कैश बुक, उसके नीचे 3 और ब्रांचेस आप लिखेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, मल्टी कॉलम कैश बुक। सुखाव में इतना पागल कर दिया ना। हो गया सभी का यहां तक? यस बिल्कुल आयुष, ये आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। चैप्टर नंबर 1 जो है ना, आपको फीलिंग यही आएगा कि 11th स्टैंडर्ड में था, लेकिन अलग तरीके से करेंगे हम लोग यहां पे। डन ऑल ऑफ यू टिल हियर? अंशिका बदानी, भदानी, आयुषी 2 हैं हमारे क्लास में, रंजीत गणेश कुमार गुप्ता, रिया शर्मा, जितेश जैन, जया चौरसिया, मुद्राक अग्रवाल, बता रहा हूं बेटा, अग्रवाल जी मैं बता रहा हूं, डोंट वरी। मैंने ये थोड़ी कहा कैश बुक खत्म हो गया। अरे भैया कैश बुक तो अभी स्टार्ट हुआ है और अभी तो आपने सिर्फ छापा है, ठीक है। अब देखो, अब कैश बुक से जुड़े बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे, इन सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। जैसे कि
what is the meaning of cash book, what are the transactions recorded in cash book, what is the meaning of contra entry, what are the various types of cash book and understanding the cash book and its ruling. इन सारे सवालों का एक एक करके देता हूं मैं आपको जवाब. ठीक है. नाउ कम टू योर रजिस्टर. जो मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखते चलिए. रिया अगर कुछ नहीं हुआ है ना आपको, देखो कभी किसी को भी थोड़ा समय ज़्यादा लगे तो अभी थोड़ा रुक जाओ, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब वापस लिख लेना, फिर भी नहीं हुआ तो लेक्चर खत्म होने के बाद वापस लिख लेना. ठीक है. देखो मैं एक नॉर्मल टाइम दे रहा हूँ जो क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है, बट फिर भी अगर किसी को लग रहा है ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा रुक जाइए. प्लीज़ भाई, किसी भी वर्ड का मतलब नहीं पता है तो हाथ जोड़ के पहले ही विनती कर रहा हूँ, बवाल मत मचाना, मैं अपने आप समझाऊंगा. मैं कुछ एब्रीविएशंस यूज़ कर रहा हूँ, प्लीज़ ऊपर वाले पे और मुझ पे रहम करना. थैंक यू सो मच रिया, बचपन में बहुत मार खाई है इस चीज़ के लिए. जस्ट 1 minute.
प्रोक्स चलेगा, ट्रिपल ए बुक में लिखेंगे तो भी चलेगा, रजिस्टर में लिखोगे तो भी चलेगा। मैंने बुक में सिर्फ लिखने का इसलिए नहीं बोला क्योंकि यार मेरे पास भाई क्लैरिटी नहीं है ना कितने लोगों के पास बुक्स है नहीं है, इसीलिए। बाकी आप ट्रिपल ए बुक में लिखोगे तो सबसे ज़्यादा बेटर है। आयुषी कह रही है मेरी बुक्स नहीं आई अभी तक, आपको सपोर्ट टीम को रीच आउट करना पड़ेगा। सर क्या एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वाई कैश बुक इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक ऑफ, नहीं 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 भाई, बच्चा थोड़ी है, छोटी बच्ची है क्या? नहीं नहीं गणेश भाई, आई थिंक आप ये सीरीज शुरुआत से नहीं देख रहे हैं। आपके क्वेश्चन से मेरे को समझ में आ रहा है, जो सवाल आपने पूछा है मुझे वापस आंसर करने में हरकत नहीं, मैंने किया भी है, लेकिन ये सवाल ही नहीं आता था अगर आप ये सारे लेक्चर्स देखते थे। और अगर लेक्चर्स देख के भी सवाल आ रहा है मतलब आपने भगा भगा के देखे हैं। इसलिए मैं हमेशा सभी बच्चों को कहता हूं कि किसी भी पॉइंट पे आप क्लास में एंटर करें, किसी भी पॉइंट पे, ऑलवेज वॉच दिस बैच फ्रॉम लेक्चर नंबर 1, वॉच इट इन सीक्वेंस, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। डन ऑल ऑफ यू? पूरा मतलब मैं एक्सप्लेन करता हूँ मेरे भाई, अभी लिख ले। मतलब यार बार बार ना एक ही चीज़ मत पूछ यार, मैं सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इग्नोर मारना पड़ेगा मुझे, सीरियसली भाई इग्नोर मारना पड़ेगा। मैंने अभी एक्सप्लेनेशन ख़त्म किया ही नहीं है, आई एम येट टू एक्सप्लेन। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई ना एक ही एक चीज़ बार बार मत करो यार। चलो करूँ मैं एक्सप्लेन?
1 मिनट और रुक जाता हूं, किसी ने नहीं लिखा है तो लिख लो, चलो नो प्रॉब्लम। डन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैश बुक का मतलब क्या है। अ कैश बुक इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, PBOA मीन्स व्हाट, ये देखो यहां पर लिखा हमने, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट। SBOA स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, ठीक है। सो कैश बुक क्या होता है, इट इज अ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट, एक ऐसा प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट जो 3 तरीके के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। ऑल द कैश एंड बैंक रिसीट्स, मतलब अगर मुझे पैसा मिला है, अगर मेरे पास पैसा आया है, अगर मुझे पैसा मिला है और अगर मेरे पास पैसा आया है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ऑल द कैश एंड बैंक रिसीट्स। दूसरा, ऑल द कैश एंड बैंक पेमेंट्स, अगर मैंने किसी भी तरीके का पेमेंट किया है, कोई भी तरीके का पेमेंट, चाहे वो कैश में किया हो या चेक से किया हो, बैंक से किया हो, ऑनलाइन बैंकिंग से किया हो, तो वो पेमेंट्स भी रिकॉर्ड होंगे कैश बुक में। मतलब कैश बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, पैसे का आना और पैसों का जाना। और तीसरा नंबर होता है कॉन्ट्रा एंट्रीज। नाउ दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रा एंट्री, आखिर किसे कहते हैं ये कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। अ कॉन्ट्रा एंट्री इज एन एंट्री और अ ट्रांजेक्शन। एक कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, एक ऐसी एंट्री होती है या एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है इन विच बोथ कैश एंड और बैंक अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। दोस्तों हमने देखा है कि हर एक ट्रांजेक्शन के 2 पहलू होते हैं, कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट होता है। डू यू एग्री विद मी, हर एक ट्रांजेक्शन में समथिंग गेट्स डेबिटेड एंड समथिंग गेट्स क्रेडिटेड। डू यू एग्री विद मी, आप एग्री करते हैं मुझसे। अब अगर डेबिट और क्रेडिट में दोनों ही जगह पर डेबिट और क्रेडिट में अगर दोनों ही जगह पर कौन बैठा है, कैश और बैंक अकाउंट बैठा है, तो वो कहलाएगी कॉन्ट्रा एंट्री। एग्जाम्पल के तौर पे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 3 ही ट्रांजैक्शंस होते हैं कॉन्ट्रा एंट्री के। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, मैंने जाकर बैंक में कैश जमा की, जनरल एंट्री सब आनी चाहिए, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं आपसे। तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, मैंने जाके बैंक से कैश को विड्रॉ किया है, कैश निकाली है, विड्रॉ करना मतलब निकालना, तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अगर आप देखोगे डेबिट और क्रेडिट में कैश और बैंक ही होना चाहिए और कुछ नहीं। एक और ट्रांजैक्शन होता है ट्रांसफर फ्रॉम बैंक ए टू बैंक बी। दोस्तों क्या इस चीज पे कोई रिस्ट्रिक्शन है कि एक पर्सन के कितने बैंक अकाउंट हो सकते हैं? द आंसर इज एब्सोल्युटली बिग एन ओ नो, एब्सोल्युटली बिग एन ओ नो। एक पर्सन के कितने भी बैंक अकाउंट हो सकते हैं, उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देयर इज एब्सोल्युटली नो लिमिटेशन एंड रिस्ट्रिक्शन। वन मे हैव एज मेनी बैंक अकाउंट एज मच ही वांट्स। सही बात है। तो अब मेरे एक बैंक में पैसा है लेकिन मुझे उससे दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना है, सो आई नीड टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। जब मुझे एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना होगा तो मैं क्या करूंगा, कॉन्ट्रा एंट्री पास करूंगा। बैंक अकाउंट का नेचर होता है पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट का नेचर क्या हुआ बेटा जी, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, ध्यान से सुनना, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक ए टू बैंक बी, बैंक ए ने बैंक बी में ट्रांसफर किया, मतलब बैंक ए है गिवर और बैंक बी है रिसीवर। तो जनरल एंट्री हो गई बेटा जी बैंक बी अकाउंट डेबिट टू बैंक ए अकाउंट, ये भी है कॉन्ट्रा एंट्री। तो वापस बताओ कॉन्ट्रा एंट्री क्या हो गई, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर दोज एंट्रीज और दोज ट्रांजैक्शन इन विच बोथ कैश एंड और बैंक अकाउंट्स आर इन्वॉल्व। समझ में आया? ये लास्ट वाला पार्ट अभी सिर्फ लिख के रखिए, ये जो मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट, कैश बुक प्लेज अ डबल रोल। इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा एक बार जब आप एक क्वेश्चन का सोल्यूशन कॉपी कर लेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गया पक्का? अब सुनो, हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको इसका सोल्यूशन कॉपी करना है। ये सोल्यूशन है, अपने रजिस्टर में एडजॉइनिंग पेज पे आएंगे सभी जने। एडजॉइनिंग पेज पता है ना बेटा जी सबको किसे कहते हैं? ये ऐसे वाला जो पेज होता है ना उसको कहते हैं एडजॉइनिंग पेज, ठीक है।
ऑल ऑफ यू विल कम टू एडजॉइनिंग पेज ऑफ योर रजिस्टर। देखो बेटा जी, हम लोग चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। गूगल ड्राइव का फोल्डर है सीए फाउंडेशन अकाउंटिंग, अंशुल सर नोट्स, अंशुल सर बुक पीडीएफ। पहला चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 में ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 1.19। तो एडजॉइनिंग पेज पे आप आएंगे, कम टू एडजॉइनिंग पेज, और वहां पर आकर आप लिखेंगे क्वेश्चन 1/AAA/1.19, क्वेश्चन 1/AAA/1.19। ये जो सोल्यूशन आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये आपको लिखना है। समय बताइए कितना समय लगेगा आपको लिखने में। एडजॉइनिंग पेज पे लिखना है, टेल मी हाउ मच टाइम विल यू नीड टू राइट दिस सोल्यूशन। टेल मी गाइस। How much time will you need to write this solution? यार होमवर्क करवा लेता था गणेश, पर पहला क्वेश्चन है ना, मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। मतलब अभी मैं समझाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। आगे के लिए तो हम ऐसे ही करेंगे, वो मैं आज दूंगा आपको। 15 मिनट लगेंगे आपको, लिख लीजिए। चलो मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूं, ठीक है? आप इसको लिख लीजिए। मैं यहां से गायब हो गया हूं, ये देखो। और मैं इसको कर रहा हूं फुल स्क्रीन। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ? कम ऑन, राइट इट डाउन।
5 more minutes left. 5 more minutes left. फुल स्क्रीन करूं या ऐसे ठीक है? ये सिर्फ लिखने से क्या होगा ना, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें किस तरीके से करना है, क्या करना है।
जर्नल एंट्रीज हर चीज का बेसिक है। थ्रू आउट हमें जर्नल एंट्रीज आनी चाहिए। अभी भी जब हम ये क्वेश्चन देखेंगे तो जर्नल एंट्रीज हमें आनी चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। यस, नोट वाला पार्ट भी लिखना है बेटा। हाँ जी, डन। हो गया। नाउ shall I start explaining? अभी तक एग्जाम में कैश बुक पे क्वेश्चन सिर्फ एक बार आया, और वो भी बहुत छोटा क्वेश्चन आया। मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन बाद में, लेकिन ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, ये एक बड़ा क्वेश्चन लेके आया हूँ जानबूझ के, ताकि इस एक क्वेश्चन से, विद दिस वन क्वेश्चन, you should be able to understand all the concepts relating to the cash book। जितने भी है टॉप टू एंड सारे कंसेप्ट्स कवर होने चाहिए एक क्वेश्चन से, इसलिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। दोस्तों मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मॉड्यूल में ये चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपने नहीं देखे तो चलेगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं हर क्लास में बता रहा हूँ, ये चैप्टर पे डायरेक्टली एग्जामिनेशन में कोई खास वेटेज नहीं है।
मतलब हम हमारा टाइम और एनर्जी उस जगह पर डालें ना जिसका कोई आउटपुट है, जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है उसमें क्यों डालें, है ना। तो आप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के उतने ही क्वेश्चंस करें जितने मैं अपने बुक से करवा रहा हूँ, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैं आपको कुछ PYQs करवाऊंगा, वो आप ज़रूर करें। बट मॉड्यूल के अंदर ना इतने इतने रफ क्वेश्चंस दिए हैं, ट्रस्ट मी, आई शुड नॉट से, इतने रफ क्वेश्चंस दिए हैं कि आप लोग देखने जाएंगे ना तो आपको फील होगा कि यार ये क्यों है। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम में कभी नहीं आए और कभी आएंगे भी नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कंफ्यूज हो जाओगे। तो जस्ट टिक टू AAA बुक, ठीक है। तैयार है सभी लोग, करें हम शुरू। लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग वन बाय वन। नाउ ये फर्स्ट क्वेश्चन है AAA बुक का, आपने रेफरेंस दिया है क्वेश्चन नंबर 1/AAA/ पेज नंबर है 1.19। मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूँ, किसी ने बुक्स ऑर्डर नहीं की है तो बुक्स ऑर्डर कर देना, बुक्स रहेगी तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन होगी, ठीक है। नाउ इट्स अ क्वेश्चन ऑन मल्टी कॉलम कैश बुक। दोस्तों कैश बुक क्या होता है ये मैंने आपको बताया। कैश बुक दो टाइप की होती है, एक जिसे हम कहते हैं सिंपल कैश बुक और दूसरा जिसे हम कहते हैं पेटी कैश बुक। कैश बुक प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट है। पता है क्यों? क्योंकि कैश बुक के अंदर आप पूरा पैसों पे कंट्रोल रखते हो, और कहते हैं ना अगर मैंने अपने बिजनेस में पैसों पे कंट्रोल रख लिया तो समझ लो मैंने अपने बिजनेस पे कंट्रोल रख लिया, है ना। ये बात तो सही है। मतलब अगर कोई भी किसी भी धंधे में किसी भी तरीके की चोरी भी करता है या मैनिपुलेशन भी करता है तो वो किस चीज में चोरी या मैनिपुलेशन करता है? इट हैपन्स ओनली एंड ओनली इन मनी, मॉनेटरी टर्म्स। भाई क्या होगा, किसी ने कोई पैसा चुरा लिया या फिर कुछ और कर दिया, तो मैं अगर अपनी कैश बुक पे कंट्रोल कर लेता हूं ना तो उससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं पूरे बिजनेस को कंट्रोल कर लेता हूं, है ना। तो कैश बुक दो टाइप की होती है, एक जिसे कहते हैं सिंपल कैश बुक, दूसरा जिसे कहते हैं पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन मैं आज आपको लिखने के लिए दे दूंगा, दैट विल बी योर होमवर्क टुडे, ठीक है। अब सिंपल कैश बुक जो होती है वो तीन टाइप की होती है। नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, नंबर 2 डबल कॉलम कैश बुक एंड नंबर 3 मल्टी कॉलम कैश बुक। दोस्तों कैश बुक जो होती है ना, इसका जो फॉर्मेट होता है, मतलब जिस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं, इट इज एग्जैक्टली लाइक अ लेजर अकाउंट। एक लेजर अकाउंट जो होता है जिसका हम लोग कहते हैं कि टी फॉर्मेट होता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी फॉर्मेट? इसको कहते हैं टी फॉर्मेट। टी फॉर्मेट मतलब एक लेजर अकाउंट जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जहां पर जो लेफ्ट पार्ट होता है उसको कहते हैं डेबिट साइड और जो राइट पार्ट होता है उसको कहते हैं क्रेडिट साइड, है ना। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। और डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से डेबिट और क्रेडिट की टोटल हमेशा मैच होनी चाहिए। तो अगर आप कैश बुक का फॉर्मेट देखेंगे ना, जो अभी आपने सोल्यूशन लिखा है, तो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि कैश बुक भी एक लेजर अकाउंट के फॉर्मेट में ही बना हुआ है, जहाँ पर सबसे ऊपर आपको दिख रही है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और दोनों के बीच में दिख रही है एक वर्टिकल लाइन, जो इस कैश बुक को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। जहां पर जो आपका लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड कहलाता है डेबिट साइड और जो राइट साइड है वो कहलाता है क्रेडिट साइड। तो ये जो बुक है ना कैश बुक, ये सिर्फ प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट नहीं है, ये हमारा प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट भी है और यही हमारा सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट भी है। आप समझ रहे हो? अ कैश बुक इज सेट टू प्ले डबल रोल। इट इज नॉट जस्ट अवर प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट but it is also our secondary book of account. Please try to understand. ये हमारी दोनों टाइप की बुक होती है, प्राइमरी बुक भी यही होती है और सेकेंडरी बुक भी यही होती है। समझ में आया सभी को, है ना। अब समझना, ये कैश बुक जो है इसमें अमाउंट कॉलम होता है। अगर मेरी कैश बुक में, ध्यान से देखना, सिर्फ कुछ लिखना मत, मेरी ये टी फॉर्मेट की कैश बुक में अगर मैं डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में सिर्फ एक अमाउंट कॉलम बनाता हूं, ओनली एंड ओनली वन अमाउंट कॉलम, तो ये कहलाती है सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या कहलाती है बेटा जी? सिंगल कॉलम कैश बुक। अगर मैं दो अमाउंट कॉलम बनाता हूं तो पता है ये कहलाती है डबल कॉलम कैश बुक। व्हाट इट इज नोन एज डबल कॉलम कैश बुक। अगर सपोज मैं 3 या 4 अमाउंट कॉलम बना दूं तो बेटा जी ये कहलाएगी मल्टी कॉलम कैश बुक। अब सवाल ये है कि सर कैश बुक में इतने कॉलम्स क्यों बनते हैं? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। कैश बुक में इतने कॉलम्स क्यों बनते हैं? क्योंकि मैं कैश बुक के अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन नहीं रिकॉर्ड करता हूं, मैं रिकॉर्ड करता हूं कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। तो बेटा जी एक कॉलम तो बन जाएगा, सपोज कीजिए हमारे कैश का,
एक कॉलम बन जाएगा बैंक का। सर तो भी और फिर कॉलम्स किस चीज के होंगे? दैट्स अ वेरी स्मार्ट क्वेश्चन। इज इट नेसेसरी कि मेरा एक ही बैंक अकाउंट हो? नहीं, मेरे दो बैंक अकाउंट भी हो सकते हैं। अगर दो होंगे तो ये बैंक 1 का कॉलम होगा, ये बैंक 2 का कॉलम होगा। हाँ, अगर मेरे 3 बैंक अकाउंट होंगे तो ये बैंक 3 का भी कॉलम हो सकता है। यस, मतलब अंशुल सर एक बात बताइए, जितने ज्यादा बैंक अकाउंट होंगे उतने ज्यादा कॉलम्स बनेंगे कैशबुक में? द आंसर इज यस। आपके जितने ज्यादा बैंक अकाउंट होंगे दोस्त, उतने ज्यादा कॉलम्स आपके कैशबुक में बनेंगे। बिल्कुल सही इंटरप्रेट कर रहे हैं आप, 100% करेक्ट इंटरप्रिटेशन है। तो सर फिर एक बात बताइए, फिर और एक कॉलम किस चीज का है? हाँ, अब देखना समझना, यहां पर कुछ रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं। जब भी मुझे कोई कैश देता है, मतलब वेन एवर देर इज अ कैश और बैंक रिसीट, तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसको बदले, उस कैश के बदले हो सकता है कुछ डिस्काउंट दूं, मतलब देर विल बी अ ट्रांजैक्शन ऑफ डिस्काउंट अलाउड। भाई होता है ना, हम किसी को कैश पे करते हैं, हम कैश पे करते हैं तो वो हमें डिस्काउंट देता है, तो उसके लिए डिस्काउंट अलाउड। सिमिलरली कैश और बैंक पेमेंट्स के साथ में होता है डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम। तो ये जो डिस्काउंट का कॉलम है, क्योंकि इट इज रिलेटेड टू द पेमेंट्स एंड रिसीट्स ऑफ कैश एंड बैंक, एंड देयरफॉर द डिस्काउंट कॉलम आल्सो एग्जिस्ट ओवर हियर। तो कैश बुक हो गई, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, मल्टी कॉलम कैश बुक। अभी तक एग्जामिनेशन में इतने सालों में कैश बुक पे सिर्फ एक बार क्वेश्चन आया है दोस्त, ओनली एंड ओनली वंस। समझ में आया? लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने आपको पहले भी कहा था और मैंने आपसे एक ही प्रॉमिस मांगा है, भूल जाओ कि आप पढ़ाई कर रहे हो। आप सिर्फ ये समझो कि आप मेरे साथ यहाँ पर बैठे हो और मेरे साथ यहाँ पर बैठकर आप नॉलेज गेन कर रहे हो। पढ़ाई कॉम्प्लीमेंट्री है, जो भी पढ़ाई हो रही है वो उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री है। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर, है ना सभी जने? आई होप आई एम वेरी क्लियर, है ना? क्लियर हो रहा है ना सबको? कोई भी प्रॉब्लम परेशानी? ठीक है, इसके बेसिस पर हम लोग यहाँ पर ये कैश बुक का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नाउ जिनके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, कुछ रूल्स, जिनके पास टेक्स्ट बुक्स हैं, हार्ड कॉपीज हैं बुक्स की, आप अपनी बुक्स में आएंगे, यहाँ पर आकर रेफरेंस लिखेंगे L6। L6 किस चीज का रेफरेंस है? लेक्चर नंबर 6। मतलब कभी टेक्स्ट बुक में किसी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आए तो फिर आपको रेफरेंस होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को अंशुल सर ने कौन सी लेक्चर में सॉल्व करवाया था, लेक्चर नंबर 6। यहां पर आप लिखेंगे अपने रजिस्टर का पेज नंबर जहां पर अभी आपने सोल्यूशन किया है। रजिस्टर को पेज नंबर्स देते रहिए, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे जस्ट कीप गिविंग नंबरिंग टू योर रजिस्टर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे एक एक पेज खत्म होगा, जस्ट कीप गिविंग नंबर्स टू योर रजिस्टर्स। है ना, समझ में आया सभी को? चलो, वी आर जस्ट स्टार्टिंग, 5-10 मिनट करेंगे, वी वोंट बी एबल टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। लेकिन हाँ, मैं अभी होमवर्क आपको पहले ही बता देता हूँ दोस्त। आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन मुझे आपको दिखाना है। मैं वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज दूंगा बाद में। चलो ठीक है, आपका होमवर्क है, आपको एक सोल्यूशन लिख के आना है। कम ऑन। लक्ष्य लिमिटेड ऑपरेट्स 2 बैंक अकाउंट, बोथ ऑफ विच आर मेंटेन्ड इन अ कॉलमनर कैश बुक। कॉलमनर कैश बुक का मतलब कैश बुक विद मल्टीपल कॉलम्स। You are required to draw up a pro forma of cash book. What is the meaning of this word pro forma? Pro forma का मतलब होता है format. So you are required to draw up a format of a cash book and show how the following transactions relating to 31st March 2018 will appear therein and close cash book for the day. तो आपको एक दिन की कैश बुक बनानी है। कौन से दिन की बनानी है? 31st मार्च 2018 की कैश बुक बनानी है। ठीक है, ओके। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है। Now what is the meaning of opening balance? 30th मार्च का, 30 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, वो 31 मार्च का ओपनिंग बैलेंस होगा। 30 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 31 मार्च का ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले कैश का बैलेंस दिया है 150। कैश हमारी एसेट है। एसेट्स का जनरली कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। सिंपल सी चीज समझना, है ना? डेबिट बैलेंस होता है 150। लेजर अकाउंट में आऊंगा तब मैं आपको लिखवाऊंगा। तो कम टू द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। आपने ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ समझते चलना, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ समझना है। 2018 मार्च 31, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश कॉलम में आपने लिखा है 150, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन।
पिछले पीरियड का जो बैलेंस कैरीड डाउन था वो अभी क्या होगा, ब्रॉट डाउन होगा 150। फिर आपके पास एक बैंक है जिसका नाम है नेशनल बैंक। काफी बार बच्चा सवाल पूछता है सर ये नेशनल बैंक क्या है? नेशनल बैंक कुछ नहीं है, बैंक का नाम है नेशनल बैंक। उसके बाद ओवरसीज बैंक, समझ में आ रहा है, नेशनल बैंक, ओवरसीज बैंक। नाउ व्हाट इज दिस नेशनल बैंक? एक बैंक है, बैंक में बैलेंस कितना है 11,240, ब्रैकेट में लिखा है ओडी। ओडी का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट। क्या मतलब होता है ओडी का? ओवरड्राफ्ट। चैप्टर नंबर 2 में देखेंगे हम इसको डिटेल में। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। क्या मतलब होता है? नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। क्या होता है बेटा जी? नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस। तो अपनी कैश बुक के अब क्रेडिट साइड में आएंगे और वहां पर आपने लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन नेशनल बैंक के कॉलम में 11,240। नाउ संबंध में कमेंट से अंशुल सर क्या आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये ओवरड्राफ्ट का मतलब नेगेटिव बैलेंस क्या है? मतलब नेगेटिव बैलेंस क्या होता है सर? पॉजिटिव बैलेंस सुना है कि बैंक में पैसा है, नेगेटिव बैलेंस मतलब बैंक में पैसा नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। वैसे तो चैप्टर नंबर 2 बैंक रिकंसिलिएशन का ये क्वेश्चन बनता है, बट क्योंकि आपने पूछा है तो दोस्त सवाल तो बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव बैलेंस। दोस्तों अभी मैं ब्रीफली बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। कोई भी जो बिजनेसमैन होता है ना, उसके बिजनेस के अकाउंट को हम कहते हैं करंट अकाउंट। मतलब दो टाइप के अकाउंट होते हैं, एक कहते हैं जिसे हम सेविंग अकाउंट और एक जिसे हम कहते हैं करंट अकाउंट। समझ में आ रहा है? सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट का मतलब क्या होता है? इट इज दी बैलेंस, इट इज दी अकाउंट हुज इंटेंशन, जिसका इंटेंशन होता है पैसों को बचाना, टू सेव मनी। और करंट अकाउंट मतलब क्या होता है? इट इज द बिजनेसमैन्स अकाउंट, क्योंकि बिजनेसमैन की लाइफ में ट्रांजेक्शन ज्यादा होते हैं। सेविंग अकाउंट के अंदर ट्रांजेक्शन कम होता है, पैसा जमा करना निकालना, जमा करना निकालना। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैंकिंग बिजनेस। हम जब भी बैंक में जाकर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं ना दोस्त, कोई भी ट्रांजेक्शन, आपको पता है बैंक को उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। देयर इज अ कॉस्ट विच इज इंकर्ड बाय अ बैंक। सर बैंक को क्या खर्चा करना पड़ता है? बैंक को खर्चा ये करना पड़ता है कि आप जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक को उतना स्टाफ लगाना पड़ेगा, उतना फर्नीचर लगेगा, उतनी बड़ी प्रीमाइसेस लगेगी, उसका रेंट लगेगा, टैक्सेस लगेंगे, रिपेयर मेंटेनेंस लगेगा, क्लीनिंग चार्जेस लगेगा। मतलब डोंट यू थिंक सो कि जितने ज़्यादा अकाउंट, जितने ज़्यादा ट्रांजैक्शन, उतने ज़्यादा बैंक के एंगल से अगर आप सोचेंगे तो उतने ज़्यादा बैंक के रिसोर्सेज लगेंगे। तो बैंक यहाँ पर क्या करता है? बैंक यहाँ पर एक लिमिट लगा देता है सेविंग अकाउंट पे, पर करंट अकाउंट में कोई लिमिट नहीं होती है। तो करंट अकाउंट में आप कितने भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेकिन करंट अकाउंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है बेटा जी? बिजनेसमैन को मिलता है। नॉन बिजनेसमैन को करंट अकाउंट नहीं मिलता। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, करंट अकाउंट होल्डर्स को, मतलब बिजनेस अकाउंट होल्डर्स को बैंक एक फैसिलिटी देता है, और वो फैसिलिटी होती है ओवरड्राफ्ट की। मतलब आपके अकाउंट में जितना बैलेंस नहीं है उससे ज्यादा पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि बिजनेसमैन के अकाउंट में कभी कभी क्या होता है, पैसा आता जाता रहता है। अब कभी कोई सिचुएशन ये है कि मुझे किसी से पैसा लेना है और मुझे किसी को पैसा देना है। अब हुआ यूं कि यार जिससे पैसा आना था ना उससे थोड़ी देरी हो गई, लेकिन जिसको पैसा देना है उसको तो टाइम पर ही देना है। अब अगर बैंक अपने नियम को लेकर एकदम स्ट्रिक्ट हो जाए, रूल्स को लेकर स्ट्रिक्ट हो जाए कि नहीं, जब तक उससे पैसा नहीं आता मैं तब तक ये चेक क्लियर नहीं करूंगा, तब तो बिजनेसमैन का काम ठप हो जाएगा। तो बैंक क्या करती है? बिजनेस अकाउंट्स को एक फैसिलिटी देती है, टेम्परेरी लोन की फैसिलिटी, जिसको कहते हैं ओवरड्राफ्ट। चलो आपको जिससे पैसा आना था नहीं आया ना, कोई बात नहीं, फिर भी हम आपका ये चेक क्लियर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपके बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो बैलेंस नहीं था। और नेगेटिव बैलेंस का मतलब है ओवरड्राफ्ट, और ओवरड्राफ्ट का मतलब है लोन। कैसा लोन? टेम्परेरी लोन। आई होप क्लियर हो गया। अभी के लिए इस चैप्टर के लिए इतना ही, ठीक है? फिर ओवरसीज बैंक में आपके पास बैलेंस है, कितना बैलेंस है? 35,460। अब ये 35,460 बैलेंस के आगे ओडी लिखा है क्या? चेक करो। 35,460 के बैलेंस के आगे ओडी लिखा है क्या? चेक करो। नहीं सर नहीं लिखा है।
तो अगर ओडी नहीं लिखा है ना तो इसका मतलब है ये नॉर्मल बैलेंस है, मतलब डेबिट बैलेंस है. कम ऑन द डेबिट साइड, चेक ऑल ऑफ यू. 35460. चेक ऑल ऑफ यू. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस और नो? कोई भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम? देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, बिल्कुल ओवरडोज करना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, आराम से समझेंगे. कहीं पर भी कोई भी शक हो, गुंजाइश हो तो बिंदास आप बेधड़क मुझसे पूछ सकते हैं. चेक कर लीजिएगा. और मैं फिर से कह रहा हूँ, आप ऐसा समझो ही मत हम पढ़ने के लिए मिले हैं. आई एम जस्ट क्लियरिंग टू यू ऑल. हम लोग यहाँ पढ़ने के लिए नहीं मिले, हम लोग यहाँ पर नॉलेज के लिए मिल रहे हैं. पढ़ाई कॉम्प्लीमेंट्री हो रही है. और देखो आज तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 चालू भी कर दिया है. ठीक है. नाउ दिस टेक्स मी होमवर्क जो आप लोगों को लिखना है क्वेश्चन नंबर 2, मैं उसका सल्यूशन आप लोगों को दे देता हूँ, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा. दैट इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे. जस्ट गिव मी 1 मिनट गाइज. चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सल्यूशन. ओके. ये ना मैं आपको 2 जगह पे दे रहा हूँ, मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ. आपका जो होमवर्क क्वेश्चन है, एक तो मैं आपके गूगल ड्राइव फोल्डर में डाल रहा हूँ. ठीक है. आपका जो गूगल ड्राइव फोल्डर है सबको पता है, ये आपका गूगल ड्राइव फोल्डर है. गूगल ड्राइव फोल्डर में आपको यहाँ पर एक फोल्डर दिख रहा होगा मिक्स्ड बिन के नाम से. कैन यू स्पॉट दिस फोल्डर ऑल ऑफ यू? है ना, दिख रहा है सभी को मिक्स्ड बिन के नाम से? इस फोल्डर के अंदर मैं अपलोड कर रहा हूँ. जस्ट अ मिनट. हाँ जी, यहाँ मैंने अपलोड कर दिया. अब मैं देखो इसको ओपन करके दिखा रहा हूँ. मिक्स्ड बिन में गया, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन डॉट पीडीएफ दिख रहा है? क्लियर. दूसरा, मैं आप लोगों को ये सॉल्यूशन अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी भेज रहा हूँ, ताकि वहाँ पर भी आपके पास रहेगा. ठीक है. अभी कोई इन्विटेशंस पेंडिंग नहीं है दोस्त. जितने लोगों ने भी इन्विटेशंस भेजे हैं सबके इन्विटेशंस एक्सेप्ट हो गए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू ऑल. ध्यान से सुनना. आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपको संडे का एक मेंटरशिप सेशन लेना है आप लोगों के लिए. शैल आई कीप दैट मेंटरशिप सेशन ऑन संडे मॉर्निंग 9 o'clock? व्हाट एग्जैक्टली डू इन मेंटरशिप सेशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. तो मेंटरशिप सेशन ना कोई एक एजेंडा से होता है. उस दिन हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे थे जहाँ मैंने आपको कहा था कि रेगुलेशन ऑफ फॉर्म नंबर 112 मुझे आपको बताना है कि आप आर्टिकलशिप कहाँ से करोगे और आप ग्रेजुएशन कहाँ से करोगे. तो उसके ऊपर एक डिस्कशन होना चाहिए, है ना. रेगुलर क्लासेस में हम ये डिस्कशन अवॉइड करते हैं क्योंकि वो हमारी स्टडीज़ को, हमारी लिंक को ब्रेक कर देता है ना. तो उसके लिए एक डेडिकेटेड सेशन होता है मेंटरशिप सेशन. मैं संडे को सुबह 9 बजे रख लूँ ऑल ऑफ यू? इज इट ओके विद ऑल ऑफ यू? संडे को मॉर्निंग में 9 बजे रख लूँ मैं मेंटरशिप सेशन. 1 घंटे का रहेगा, 9 से 10. मैंडेटरी नहीं है. देखो यार, जिसकी इच्छा है, जिसकी इच्छा है उसको, जिसको ज़रूरत लग रही है वो अटेंड करे, नहीं इच्छा है वो अटेंड ना करे. ठीक है. तो मैं अपनी टीम को मैसेज कर देता हूँ, हाउ टू सेलेक्ट कॉलेज फॉर ग्रेजुएशन. Just a minute. हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग बेटा हर चीज़ की रहती है. रिकॉर्डिंग की कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा. एवरी सेशन गेट्स रिकॉर्डेड, है ना. तन्वी कह रही है वो सेशन रिकॉर्डेड होगा क्या? हाँ हाँ बेटा तन्वी. देखो लाइव में बेनिफिट क्या होता है कि आप खुद अपने डाउट्स पूछ पाओगे. मेंटरशिप सेशन में ना आई प्रेफर मोर टू लिसन टू यू गाइस. सिंपल सी चीज़ है, आपके सवाल मेरे जवाब.
कोई भी सवाल हो सकते हैं, जो बच्चे लेट ज्वाइन हुए हैं ना उनका सवाल हो सकता है, सर ये कैसे करें, वो कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें, मैंने लेट ज्वाइन किया है, मैं कहाँ से करूँ, मुझे नोट्स कहाँ से मिलेंगे, व्हाट्सएप का लिंक कैसा करेंगे, टेलीग्राम कैसा करेंगे। रेगुलर क्लासेस में तो इसका आंसर नहीं कर पाएंगे, इसके लिए ना मैं थोड़े थोड़े समय से मेंटरशिप सेशंस लेता रहता हूँ। यू फेस एनी प्रॉब्लम स्टडीज़ को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, कोई भी सवाल है ना वो आप सवाल मुझसे, मतलब कितना भी बेहुदा सवाल से वो सवाल होने दो, वो होगा। वो यहाँ पर भी होगा और यूट्यूब पे भी लाइव होगा, दोनों जगह होगा। यूट्यूब पे भी मैं इसलिए लाइव रख रहा हूँ ताकि वहाँ पर भी एक रिकॉर्ड रहे हमारे पास में, है ना। बट यहाँ के बच्चों के लिए है, क्योंकि यूट्यूब वाले बच्चे तो मुझसे बात नहीं कर सकते ना, आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, एंड देयरफॉर इट इज़ प्राइमरीली फॉर यू, सो दैट यू गाइज कैन टॉक टू मी, है ना। यू कैन रेज योर हैंड्स, यू कैन आस्क योर डाउट्स, जो भी डाउट्स है लेकर आओ, आपके पास अभी भी समय है। फाइंड आउट के ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से करना चाहते हो, लिस्ट बना लो, ये 2-3 कॉलेजेस सर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, थोड़ी डिटेल्स लेकर आओ, कॉलेज का टाइमिंग क्या है, आपके घर से कितना दूर है, आप कौन से शहर में रहते हैं, ये सारी चीज़ें इस पर चर्चा करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, है ना। सुबह 9 बजे, यार 11 बजे नहीं रख पाऊंगा मैं तो इनफैक्ट 6 बजे रखना चाह रहा था आरुष, 11 बजे कहाँ, 6 बजे रखना चाह, मैं 4:30 बजे उठने वाला आदमी हूँ, 11 बजे तक मेरा आधा दिन खत्म हो जाता है भाई। आई कैन नॉट मेक माई डे अनप्रोडक्टिव डे भाई। 4:30 बजे रख लूँ सुबह, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बताओ। 5 बजे रो मत देना मैं इंटरमीडिएट की क्लासेस लेता हूँ, सुबह 4 बजे भी लेता हूँ मैं इंटरमीडिएट की क्लासेस, ठीक है। चलो तो आज यहां पर वाइंड अप करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, वो आप लोगों को करना है। देखो ट्रैकर मैं अभी अपडेट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, ये मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 इज WIP, होमवर्क इज टू राइट सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलो दैट्स ग्रेट, मेंटरशिप सेशन मैंने शेड्यूल करवा दिया है संडे को सुबह 9 बजे। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे। फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 11 बजे, तब तक गुड डे, शब्बा खैर।